डेली 10 मिनट सीरीज में आपका स्वागत है और आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और इस वीडियो को लेके आ रहा हूं मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। नमस्कार। तो आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कैसे कैसे हमारे संविधान में इवॉल्व हो रहा है विद टाइम और कॉन्स्टिट्यूशनल क्या क्या प्रोविजन है, और इसी के साथ आपको एक क्वेश्चन भी मिलेगा जो वीडियो के एंड में होगा और उसका आंसर आपको देना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को। स्टार्ट करने से पहले ये सोशल मीडिया हैंडल्स आप मुझे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे सारी लेक्चर्स पीडीएफ वगैरह मैं आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। देखिए, फेडरलिज्म या फेडरल वर्ड का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जब आपकी पावर्स जो हैं वो डिवाइड करी जाती हैं, और कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है, जब साथ मिलके काम किया जाता है। और दोनों वर्ड्स को मिला के हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे पावर्स डिवाइडेड भी हैं और यहाँ पे सब चीजें आपस में मिलके भी काम कर रही हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं हमारे संविधान का जो 7th शेड्यूल है, जहां पे आपके सेंटर, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट की बात करी गई है, जहां पे फेडरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात करी गई है कि यहां पे सब अपने अपने चीजों के ऊपर कानून बनाएंगे, लेकिन अगेन स्ट्रॉन्ग तो आपका सेंटर ही है, बट अगेन ये मिलके काम करेंगे। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ऊपर वो बात करता है। दैट मीन्स जहां पे आपका सेंटर, नेशनल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट आपस में मिलके काम करें, कॉपरेशन ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, सो दैट जो आम बंदे की जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम है देश की, उसको सॉल्व किया जा सके। हमारे इंडियन सिस्टम के फेडरलिज्म की अगर हम बात करें तो ये वर्ड जो कोऑपरेटिव है, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में ये वर्ड इंक्लूड किया गया था कि ये जो प्रीडोमिनेंटली हमारा संविधान जो है वो कोऑपरेटिव है। ये बोला गया था 1977 केस, दैट इज सुप्रीम कोर्ट वर्सेस द यूनियन ऑफ दैट इज स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट हमें दी थी। हमें पता है हमारे भारत देश का जो सिस्टम है, गवर्नेंस है, वो क्या है, क्वासी फेडरल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वासी फेडरल? अर्ध संघीय, मतलब जहां पे आपकी पावर सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट में तो डिवाइड है, लेकिन एट द एंड सेंटर जो है आपसे स्ट्रांग है, सबसे स्ट्रांग सेंटर है। जो इमरजेंसी में आपको देखने को मिलता है कि सेंटर सबको चीज चलाता है, तो हमारे भारत देश में क्वासी फेडरल तो है ही है, लेकिन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट ये आता है जब हमने लोकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो ये वर्ड इंक्लूड किए गए थे हमारे जो है जजमेंट्स में, ये संविधान में। एंड ऐसा ही एक सरकारीय कमीशन रिपोर्ट आया था 1988 में। देखिए, ध्यान रखिए, सरकारीय कमीशन बना था 1983 में, लेकिन रिपोर्ट आई थी इसकी 1988 में, जहां पे इन्होंने बोला था कि सेंटर स्टेट रिलेशनशिप जो है एक डायनामिक प्रोसेस है, वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस का मतलब ये होता है जब दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ कॉन्टिन्यूसली काम कर रहे हो और शेयर्ड एक्शन रोल प्ले कर रहे हो सेंटर एंड स्टेट्स का। तो ये रिपोर्ट आई है 1988 के अंतर्गत। ओके, अब बात करी जाए कि हमारे क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, कहां कहां पे सेंटर और स्टेट दोनों मिलके इकट्ठे हमें दिखते हैं। जैसे कि अगर बात करी जाए आर्टिकल 54 की, यहां पे स्टेट्स का योगदान बताया जाता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सेंटर तो पार्टिसिपेट करती है, यानी कि आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो पार्टिसिपेट करते ही करते हैं, लेकिन इसमें स्टेट्स भी रिप्रेजेंट करेंगी जहां पे आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली है, और ऑन सी वो यूनियन टेरिटरी जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली है वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब हमने सेंटर का योगदान यहां पे दिखाया है। अदरवाइज प्रेसिडेंट अगर बात करी जाए तो पार्लियामेंट मतलब टॉप लेवल पे चीज चलेगी, यानी कि सेंटर लेवल पे चीज चलेगी। लेकिन आर्टिकल 54 जो है हमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में बताता है। ऐसा ही आर्टिकल 80 है। देखो, आपको पता होगा राज्यसभा की सीट्स, दैट मींस काउंसिल ऑफ स्टेट्स की सीट्स के बारे में बात करी जाए, उनके बारे में बात करी जाए, आपके काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा। तो राज्यसभा जो पार्ट है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में आ गया, दैट मींस पार्लियामेंट का हिस्सा आ गया। तो इस केस में आपकी स्टेट रिप्रेजेंट कर रही हैं, यहां पे जो लोग बैठते हैं उन्हें हम इनडायरेक्टली वे में इलेक्ट करके भेजते हैं। कैसे कि जो हमारे चुने हुए लोग होते हैं स्टेट्स में, जिसे हम एमएलएज कहते हैं, एमएलएज आगे जो है इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स के लोगों को जो उनके आगे बैठते हैं, तो मतलब क्या हुआ कि इनडायरेक्टली वो हमारे द्वारा चुने जा रहे हैं। और यहां पे वही चीज आ रही है कि यहां पे काउंसिल ऑफ स्टेट्स में, राज्यसभा में हमारी स्टेट्स रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक पार्ट है। आर्टिकल 246 एंड शेड्यूल 7, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, जहां पे शेड्यूल 7 का मतलब क्या है, सेंटर, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, ये सब अपने अपने लिस्ट के ऊपर काम करते हैं। सेंटर लिस्ट पे काम करता है, स्टेट लिस्ट पे काम करता है, लोकल गवर्नमेंट में
पंचायत और म्युनिसिपैलिटी अपने अपने काम पे काम करती हैं। लेकिन बात यह है कि आपका आर्टिकल 246 और आपका शेड्यूल 7 जो है हमें बात करता है कि ये एक जो है आपका जहां पे कंकरेंट लिस्ट की बात आती है, जहां पे सेंटर और स्टेट दोनों मिलके जो है आपका काम करते हैं, उन चीजों के ऊपर कानून बनाते हैं। क्योंकि आपकी सेंटर है, स्टेट है और कंकरेंट लिस्ट है। सेंटर में सेंटर कानून बनाएगा, स्टेट में स्टेट बनाएगा, लेकिन कंकरेंट में जो हमने ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया था सब प्रावधान, दैट इज कंकरेंट लिस्ट का, तो कंकरेंट लिस्ट में हमारे सेंटर और स्टेट दोनों मिलके जो है यहां पे लेजिस्लेट जाने के कानून बना सकते हैं। ऐसा ही आर्टिकल 262 है जो हमें बात करता है इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट के बारे में, और यहां पे जो पार्लियामेंट है उसको बात करती है कि यहां पे भाई इंटर स्टेट में आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि स्टेट्स पार्टिसिपेट कर सकती हैं। एक केस हुआ था टी.एन. कावेरी संगम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1990, और यहां पे बोला गया था कि जो पार्लियामेंट है वो एक ट्राइब्यूनल बनाएगी, जाने के एक ट्राइब्यूनल बना के इस रिवर वाटर इश्यूज को सॉल्व करेगी। ये आर्टिकल 262 के अंतर्गत है। यहां पे स्टेट रिप्रेजेंट कर रही है दोबारा यहां पे, ठीक है। ऐसा ही आपका आर्टिकल 263 है जहां पे इंटर स्टेट काउंसिल की बात करी गई है, जहां पे जो मैटर्स सेंटर और स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट हैं वो यहां पे दोनों का जो कॉमन इंटरेस्ट है उसके लिए बात करी जाएगी 263 में। तो कहने का मतलब यह हो गया कि सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर काम कर रही हैं। आपका आर्टिकल 54, आर्टिकल 80, आपका शेड्यूल 7, आर्टिकल 246 दोनों एक साथ हैं, एंड आर्टिकल 262, 263 और बहुत सारी चीजें और भी हैं। ऐसा नहीं है, ये तो मैंने आपको मेन चीजें बता दी। देखो देखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। अगर मैं बात करूं फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280 जहां पे आपका सेंटर जो है सेंटर और स्टेट में डिवाइड किया जाता है पैसा, ठीक है। अगर ये हम और भी आगे बात करेंगे, अभी जो रिसेंट मेजर्स हुए हैं वो भी बात करते हैं। नीति आयोग जिसे हम कहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो रिसेंट चीजें हुई हैं जिसमें नीति आयोग आता है। नीति आयोग क्या है कि नीति आयोग में नो डाउट एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लेकिन नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल होती है उसमें चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट और एडमिनिस्ट्रेटर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं वो यूनियन टेरिटरी के भी रिप्रेजेंट यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे ऐसी चीजों के ऊपर काम किया जाता है कि जहां पे दोनों मिलकर काम कर सके, सेंटर और स्टेट मिलकर काम कर सके। इसीलिए इन्होंने डेवलपमेंट सपोर्ट सर्विस टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी के लिए जो है दोनों का कॉपरेशन चाहा था, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप चाहा था। ऐसे ही 7 प्रोग्राम को इंक्लूड किया गया था यहां पे, द सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। यहां पे सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर काम कर रही हैं, DSSS प्लस 7 प्रोग्राम के अंतर्गत सेंटर स्टेट मिलकर काम कर रही हैं, और ये दोनों प्रोग्राम आते हैं आपके नीति आयोग के अंतर्गत। ऐसा ही आपका GST है, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। पहले क्या होता था, स्टेट्स अपना अपना टैक्स लगाती थी। अब GST में क्या किया गया है, पूरा देश का एक टैक्स बना दिया गया है। जो मल्टीपल टैक्स लगते थे स्टेट लेवल के ऊपर उसको खत्म कर दिया गया है GST बनाने के लिए। GST काउंसिल के चेयरपर्सन नो डाउट आपके फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, लेकिन GST काउंसिल के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो आपके सेंटर और स्टेट दोनों के रिप्रेजेंट यहां पे किए जाते हैं। ऐसे ही आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, देखो एक होती है सेंटर सेक्टर स्कीम, एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। मतलब क्या हुआ कि यहां पे सेंटर गवर्नमेंट ने एक स्कीम लगाई है जो आपको देश में लगानी पड़ेगी, आपको स्टेट को लगानी पड़ेगी, लेकिन उसमें कुछ हिस्सा जो है वो सेंटर गवर्नमेंट देगी, लेकिन कुछ हिस्सा आपको भी देना पड़ेगा, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो यहां पे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में सेंटर गवर्नमेंट जो है वो पार्टनरशिप करती है स्टेट गवर्नमेंट के साथ और एक सिग्निफिकेंट पोर्शन का फंड करती है, और बाकी जो पैसा होता है वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है। सो दीज आर द प्रोविजंस। ये सारी प्रोविजन जो हैं आपको बताती है कि कैसे सेंटर और स्टेट मिलकर काम कर रहे हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को देश को आगे लेके जा रही हैं, और किस तरीके से हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है वो काम करता है। नॉट ए कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव तो आ गया भाई सेंटर और स्टेट दोनों एक दूसरे के साथ सामने सामने आगे यहां कंपटीशन चल रहा है, यहां पे तो मिलके काम हो रहा है। तो ये सारी प्रोविजन जिसमें हमने जाना कि सेंटर और स्टेट मिलके कैसे काम कर रही हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को देश को आगे लेके जा रही हैं। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में। इसमें स्टेटमेंट बताइए करेक्ट कौन सी है, जिसमें बात करता है पहला कि यहां पे कंपटीशन है यूनियन एंड स्टेट्स में फॉर मोर कंट्रोल ओवर द फाइनेंसेस। दूसरा कहता है कि अगर यहां पे फेडरल स्कीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 के अंतर्गत कोऑपरेटिव फेडरलिज्म लेके आने के लिए हमें अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो बताता है वो डेलीगेशन बताता है मैक्सिमम पॉसिबल लेजिस्लेटिव फंक्शन टू द स्टेट बाय द सेंटर, मतलब सेंटर आपकी स्टेट को बताता है कि आप यहां पे कानून बना सकते हैं। लेकिन एक है आर्टिकल 261 ऑफ इंडिया जो कि बताता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म
जो पब्लिक एक्ट, रिकॉर्ड्स और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं वो देश के हर कोने पे लगते हैं, चाहे वो सेंटर है चाहे वो स्टेट है, वो आर्टिकल 268 के अकॉर्डिंग सभी जगहों के ऊपर लगती है। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है, यही आपका क्वेश्चन है। बाकी मैंने जैसे आपको बताया हर लेक्चर, हर पीडीएफ जो है, सब चीजें आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिलती रहेंगी, यहां पे कनेक्ट करो। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच, नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। सो गुड लक गाइस, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।